अहम इंफॉर्मेशन जारी की है। वो ये कह रहे हैं कि ईरान के जो टीवी चैनल्स हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि 2 न्यूक्लियर साइट्स हैं ईरान की जिनको टारगेट किया गया है इसराइल की जानिब से। और वो ये भी बता रहे हैं कि इसराइली मिसाइल्स जो हैं वो जो तेहरान के ऊपर आकर गिरे हैं ये इराक की एयर स्पेस से आए हैं और वो आकर गिरे हैं तेहरान पे। और ये एयर स्पेस इस वक्त कंट्रोल की जा रही है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जानिब से। फिर बच्चों की लाशें भी दिखाई जा रही हैं, सिविलियंस जो हैं उनकी शहादतें भी हुई हैं। दूसरी जानिब जो इसराइल है उसका ये दावा है कि वो सिर्फ टारगेट कर रहा है ऐसे अहदाफ को जो ख़तरा हो सकते हैं इसराइल के लिए, या ख़ास तौर पे जो एटमी साइट्स हैं उनके ऊपर वो निशाना बना रहे हैं, या ऐसे लोगों को जो ईरान के एटमी प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त ये लड़ाई की सूरत हाल है। देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है, पाकिस्तान इसके अंदर क्या मौक़िफ़ लेता है और पाकिस्तान इस लड़ाई में किसके साथ खड़ा होता है, या पाकिस्तान अपने आप को न्यूट्रल रखेगा। क्योंकि यमन और जो सऊदी अरब के दरमियान मामला हुआ था पाकिस्तान उसमें न्यूट्रल हो गया था। इसी तरह जो रूस और यूक्रेन का मामला हुआ था इमरान खान ने न्यूट्रल होने का फैसला किया था, लेकिन फिर इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराकर पाकिस्तान ने बाकायदा सप्लाई की यूक्रेन को हथियारों की, और उन हथियारों को इस्तेमाल किया गया रूस के खिलाफ। तो वहाँ सिचुएशन कुछ और थी। अब ये वाले मामले में पाकिस्तान क्या करता है, आर्मी चीफ का दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसके बारे में, तो हम इसके ऊपर नज़र रखेंगे। चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, लेकिन अब मैं आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है वो नेतन्याहू ने ताउन पर ट्रंप का शुक्रिया भी अदा किया है। टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर ये है, जबकि वाइट हाउस ने कहा जी कि हमारा तो इन हमलों में किरदार ही कोई नहीं। वो अमेरिका कोई और बात कर रहा है, इसराइल कोई और बात कर रहा है, और ये चलता ऐसे ही है। अमेरिका हमेशा अगर सपोर्ट करता भी है तो वो ओपन नहीं करता, कभी खुफिया सपोर्ट भी कर देते हैं, और ये उनकी एक फॉरेन पॉलिसी है, वो अपने तरीके से चलता है। दुनिया को उन्होंने साथ में मैनेज भी करना होता है। लेकिन इसराइल जो है वो उसने एक यानी ये उसने कभी रखा ही नहीं कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, या इसराइल ने कभी अपना ऐसा इमेज नहीं बनने दिया कि वो आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। वो ही कैन अटैक एनीवन, वो किसी भी अरब मुल्क पे हमला कर सकता है। अमेरिका का आशीर्वाद अगर उसके साथ मौजूद होता है तो अभी उन्होंने एक ईरान के ऊपर अटैक किया है, आने वाले वक्त में वो और मुल्कों पे भी अटैक कर सकते हैं। एक्सपेंशन का एक मुबैना प्रोग्राम तो है, तो हम देखते रहेंगे इसको और इन चीज़ों को मैं आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन, एक वापस चले जाते हैं क्योंकि मैंने हज वाली स्टोरी से बात की थी, अभी पाकिस्तान में बजट भी आया, उस पर भी बात करनी है। मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से कंट्रोवर्सीज पाकिस्तान में बहुत पैदा की गई। उनकी तौहीन वो लोग कर रहे हैं जिनकी अपनी कोई इज्जत नहीं है। मुझे हैरत होती है ऐसे लोगों के ऊपर। फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो बजट का एक मामला वो भी अटका हुआ है, और जो पाकिस्तान में बजट लाया गया उसे देखकर तो मुझे जो सिंपल समझ आती है कि ये जो पाकिस्तान में बजट लाया गया है ये पाक फ़ौज के अलावा या बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं पाकिस्तान के अंदर, या टाइकॉन्स हैं, या जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं रियल स्टेट के लोग, उनके अलावा तो इस बजट में किसी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। ये तो चलो अच्छा हो गया, फौजियों की तनख्वाहें बढ़ गई और अफसरान की तनख्वाहें 50% और जवानों की तनख्वाहें 20% बढ़ी हैं। भाई ये तो उल्टा काम होना चाहिए था। जवान तो बेचारा गरीब होता है, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ भी वही देता है, तो जवानों की तनख्वाहें 50% बढ़नी चाहिए थी, अफसरान की तनख्वाहें 20% बढ़ा लेते। तो अफसरान की ज़्यादा बढ़ा ली जो पहले ही बहुत ज़्यादा हाई क्लास ज़िंदगी गुजारते हैं, बड़े आराम से वो एक बटन दबाते हैं और टी ब्रेक आ जाती है, बेहतरीन खाने आ जाते हैं, उनके बच्चों की तालीम का, हेल्थ का, बाकी चीज़ों का बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, रिटायरमेंट पे भी उनको प्रॉपर्टी मिल जाती है। तो अफसरान के लिए ज़्यादा बड़ा दिल रखा गया है हुकूमत की जानिब से, जबकि जो जवान हैं उनके लिए दिल छोटा किया गया है, जिनकी जानें जाती हैं, जो मुश्किल ज़िंदगी गुजारते हैं, जिनके पास वसाइल भी ज़्यादा नहीं होते। तो ये चले फ़ौज के लिए तो अच्छी खबर है और किसी के लिए नहीं अच्छी खबर। इस पूरे बजट के अंदर बेड़ा ही गर्क किस्म का बजट है, और अंदाज़ा करें किसी सवाल का जवाब इस हुकूमत के पास नहीं है। और ये हुकूमत जानती है सवाल देने की ज़रूरत क्या है, जवाब देने की। जवाब तो वो लोग देते हैं ना जो आवाम के वोटों से इक़्तिदार में आए हो। जो वोटों से इक़्तिदार में आए ही नहीं है उन्होंने जवाब क्या देना है। तो खैबर पख्तूनख्वा के बजट पर भी हम बात करेंगे ये वाले बजट पर भी, जो वफाकी हुकूमत का बजट है, इसकी तफसीलात मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। बहुत सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। गरीब आदमी के लिए इस पर कुछ भी नहीं है। इंडिया में एक तैयारा तबाह हुआ, वो बहुत बड़ी खबर है, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। इसके ऊपर भी कुछ लोग खुश हो रहे थे। यानी ऐसे पागल लोगों को हुकूमत में लाकर बिठाया गया है कि उनके टाउट्स वो इसके ऊपर भी खुश हो रहे हैं कि इंडिया का मुसाफिर तैयारा गिर गया। भाई उसके अंदर मासूम शहरी थे, वो 240 के करीब लोग थे, उनकी जानें चली गई हैं।
उनमें तमाम मज़ाहिब के और नेशनैलिटीज़ के लोग थे। उनका किसी लड़ाई से क्या ताल्लुक है भाई? आम लोगों के दुनिया से जाने पे मरने पे भी यहाँ खुशियाँ मनाई जा रही हैं। इसमें मुसलमान भी थे जो शहीद हो गए, बीच में बेचारे सफ़र पे जा रहे थे। उनकी तस्वीर आप देखें तो आप हैरान हो जाते हैं, पूरे बच्चे भी साथ थे उनके। तो ये जो तैयारा तबाह हुआ ना नाज़रीन, ये 2009 में आया था। ये पहली मरतबा इसने परवाज़ बढ़ी थी। ये बोइंग का तैयारा है, दुनिया की जो टॉप की सबसे बड़ी एक कंपनी है ना जो तैयारे बनाती है, कमर्शियल तैयारे, उनमें ये बोइंग कंपनी नंबर 1 पे है। फिर और बहुत सारी हैं, अमेरिका की और कंपनीज़ हैं, कुछ फ्रांस की कंपनीज़ हैं, दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर जर्मन कंपनी है, ये तैयारे बनाते हैं। चाइना भी, बहुत सारी कंपनियां तैयारे बनाती हैं, लेकिन बोइंग दुनिया में नंबर 1 है। तो इनका जो ये वाला तैयारा ना 787, ये कभी भी नहीं गिरा। इसे ड्रीम लाइनर कहते हैं। ये कभी नहीं गिरा, आज तक ये क्रैश नहीं हुआ। इसका ये पहला हादसा हुआ है। पायलट भी कोई कमज़ोर नहीं था, मौसम भी बिल्कुल ठीक था, विजिबिलिटी भी 6 किलोमीटर तक थी, बहुत अच्छी थी, हवा भी तेज़ नहीं चल रही थी। तो कोई टेक्निकल रीज़न हुआ, क्या हुआ, अभी ब्लैक बॉक्स मिल गया है तैयारे का। हमें विद इन 24 आवर या इसके बाद मज़ीद इंफॉर्मेशन मिलेगी तो पता चलेगा कि ये एयर इंडिया का तैयारा गिरा क्यों है। और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कोई पुरस्रार वजह है। ये ऐसा हो नहीं सकता कि 8200 घंटे उस पायलट ने जहाज़ चलाया हुआ, बड़ा तजुर्बाकार है, सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल ठीक चल रही हैं, तैयारे का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। फिर अचानक से एक तैयारे का पुरस्रार तौर पे उड़ते ही फौरी तौर पे गिर जाना हॉस्टल के ऊपर जाके। अब तक जो इतलात आ रही हैं 294 लोग इसमें मारे गए हैं। 240 के करीब जहाज़ के अंदर थे, बाकी जिस हॉस्टल के ऊपर जाकर ये गिरा है वहाँ भी नुकसान हुआ। तो अब इसकी जो मज़ीद तफसीलात आएंगी आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट क्रैश है। इसमें एक चीज़ हमने देखी कि नवाज शरीफ साहब को बड़े लंबे अरसे के बाद नरेंद्र मोदी का नाम याद आ गया। मोदी का नाम नहीं ले रहे थे मियाँ साहब, पूरी जंग में नहीं लिया, शर्माते रहे हमेशा, मोदी का नाम नहीं लूँगा, जो मर्ज़ी कर लो मोदी का नाम नहीं लूँगा। लेकिन इंडियन तैयारा, बदकिस्मत तैयारा जब तबाह हुआ तो मियाँ साहब वैसे भी अफसोस का इजहार कर सकते थे, लेकिन स्पेसिफिकली और स्पेशली मियाँ साहब ने उसके अंदर नरेंद्र मोदी का नाम डाला अपनी ट्वीट में। जब मोदी पाकिस्तान में बम मार रहा था तब नाम नहीं डाला, जब मिसाइल फेंक रहा था तब नाम नहीं डाला, जब मसाजिद को तबाह कर रहा था तब नाम नहीं डाला, जब कुरान पाक को शहीद कर रहा था तब नाम नहीं डाला, जब आम पाकिस्तानियों की जानें ले रहा था तब नवाज शरीफ ने मोदी का नाम नहीं डाला, बोला ही नहीं, ना भारत को ना मोदी को। और अब जब एक तैयारा गिरा भारत का तो अफसोस तो हम भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन मोदी के साथ जाकर खड़े हो गए नवाज शरीफ साहब दोबारा दुख की इस घड़ी में। तो मियाँ साहब ने मोदी का नाम लिया भी तो कैसे और कब, यहां से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि इस आदमी का ताल्लुक किसके साथ ज्यादा है। बस इतना मैं कहूंगा, इससे ज्यादा मैं कहना नहीं चाहता। कुछ और खबरें हैं लेकिन शेयर करूंगा आपके साथ अगले वीलॉग में, टाइम काफी ज्यादा हो गया। और ये जो ईरान की और इसराइल की एक नई जंग का आगाज हुआ है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं, इनके बारे में बात करेंगे। पाकिस्तानियों ने एहतजाज का ऐलान किया हुआ है कि आसिम मुनीर साहब अगर पहुंचते हैं अमेरिका तो हम एहतजाज करेंगे, तगड़ा एहतजाज करेंगे। तो वो देखते हैं कि पाकिस्तानी वहां क्या करते हैं और वो पॉलिसी